नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो आज के अपने इस बुलेटिन में जैविक खेती से जुड़े कई खबरों पर नजर डालेंगे। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि कैसे किसानों की आय 2022 तक दोगुनी की जा सकती है। इन सभी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। 4 अक्टूबर को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस। इस दिन पशुओं के अधिकारों और उनके कल्याण आदि से संबंधित विभिन्न कारणों की होती है समीक्षा। विश्व पशु कल्याण दिवस पर जानवरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने पर कई समारोहों का होगा आयोजन। हरियाणा और पंजाब में आज से धान की खरीद होगी शुरू। किसानों के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए धान की खरीद शुरू करने का किया गया है फैसला। नैनो तरल यूरिया का ड्रोन से छिड़काव का सफलतापूर्वक किया गया परीक्षण। मनसुख मांडविया ने कहा, भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला विश्व का बना पहला राष्ट्र। उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगी जैविक खेती का प्रशिक्षण। किसान पाठशाला लगाकर किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। एक दिन में 2 घंटे की पाठशाला होगी, जिसका समय न्याय पंचायत में रहने वाले किसान तय करेंगे। मुख्य फसलों प्रजातियों की जानकारी के साथ ही कृषि विभाग के मोबाइल ऐप और अनुदान की जानकारी भी किसानों को मिलेगी। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल देते हैं और बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की। हरियाणा और पंजाब में आज से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अवर सचिव ने पंजाब के खाद्य और नागरिक आपूर्ति अपर मुख्य सचिव तथा हरियाणा के खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्रमुख सचिव को पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि धान की खरीद खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के लिए निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता FAQ मानदंडों के अनुसार की जाए। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिली है। धान की खरीद की तारीख को फिर से बदलकर 3 अक्टूबर कर दिया गया था। दोनों राज्यों में धान की खरीद आज से शुरू हो गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल मानसून में देरी की वजह से पहले धान की खरीद को दोनों राज्यों ने 11 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि हरियाणा की मंडियों में धान आ चुका है और किसान जल्द खरीद की मांग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री चौबे से आग्रह किया कि जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू की जाए। इस मांग को केंद्र ने मान लिया और किसानों की तकलीफ स्वाभाविक थी कि ऐसे में निर्णय लिया गया कि आज से हरियाणा में धान की खरीदी शुरू कर दी जाए। और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए द मिलियन फार्मर्स स्कूल के नाम से चल रही योजना के तहत पहले भी इस तरह की पाठशाला चलती थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए कक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। अब एक बार फिर से इसका संचालन होगा। उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने और उन्हें समृद्ध करने की दृष्टि से प्रदेश की योगी सरकार किसानों को जैविक खेती, एकीकृत खेती के गुण सिखाने की योजना को लेकर सामने आई है। प्रदेश के सभी जिलों की न्याय पंचायतों में पाठशाला चलेगी, जिसमें कृषि विशेषज्ञ किसानों को उन्नत खेती का पाठ पढ़ाएंगे। पाठशालाओं में अलग अलग विषयों के जानकार किसानों को खेती की बारीकियां सिखाएंगे। प्रदेश के लगभग 52,000 न्याय पंचायतों में पाठशाला संचालित होगी और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर होगी। पहले चरण में 4 दिन किसानों को नए नए गुण सिखाए जाएंगे। इन 4 दिनों में जैविक खेती पर ज्यादा फोकस रहेगा। एक दिन में 2 घंटे की पाठशाला होगी, जिसका समय न्याय पंचायत में रहने वाले किसान तय करेंगे। मुख्य फसलों और प्रजातियों की जानकारी के साथ ही कृषि विभाग के मोबाइल ऐप और अनुदान की भी जानकारी किसानों को लगातार दी जाएगी। कृषि विभाग की योजनाओं, जिनमें कृषि प्रबंधन और के साथ ही समेकित कृषि प्रणाली और कृषकों की आय दोगुनी करने होने वाले लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के साथ ही सोलर पंप के उपयोग की भी जानकारी किसानों को इस किसान पाठशाला में दी जाएगी। और ग्लासगो में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे अधिक प्रभावित देशों को प्रति वर्ष $100 बिलियन की मदद करने के मसले पर अपनी बात रखेंगे। इटली में पूर्व COP26 जलवायु कार्यक्रम में बैठकों के कुछ दिनों के बाद बात करते हुए COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक कदम उठाने पर सहमति हुई है। हालांकि राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं के संदर्भ में सामूहिक रूप से और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन का उद्देश्य लगभग 200 देशों से अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई को सुरक्षित करना है, जिन्होंने
ग्लोबल वार्मिंग को 2.0 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिमानत 1.5 डिग्री तक पूर्व औद्योगिक स्तरों से ऊपर सीमित करने के लिए 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और ये देखते हैं मंडी भाव, नजर डालते हैं कि देश की अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। कृषि मंत्रालय ने साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक 97.83 मिलियन टन की औसत उपज की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में अब अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। धान का रकबा बीते साल से 84,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 4,14,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,13,34,000 हेक्टेयर में हुई थी। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 14,31,516 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 16,80,864 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 4 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 17 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 52,69,027 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 30,31,616 टन का ही हो सका था। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक बीते दिनों के मुकाबले सुस्त रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की मोहम्मदी मंडी में 30 सितंबर को सामान्य धान का भाव रहा 1,460 रुपए। 1 अक्टूबर के इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 1,450 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही संडीला मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 60 रुपए की तेजी के साथ हुए। यहाँ 1 अक्टूबर को सामान्य धान का भाव रहा 1,630 रुपए, जो 30 सितंबर को 1,570 रुपए था। वहीं महाराष्ट्र की आमगांव मंडी में धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 30 सितंबर को धान का भाव था 1,410 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके सौदों में 15 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,395 रुपए पर आ गया। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिल की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 69,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ तिल की बुआई 13,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 13,99,000 हेक्टेयर रहा था। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है।
कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सुस्त बनी हुई है। इक्का दुक्का मंडियों में ही तिल बिकवाली के लिए पहुंची है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान तिल के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहां 30 सितंबर को तिल का भाव रहा 14,750 रुपए। 1 अक्टूबर को इसका भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 14,750 रुपए पर बना रहा। और नैनो तरल यूरिया का सफल परीक्षण किया गया है। मनसुख मांडविया की उपस्थिति में तरल नैनो यूरिया का सफल परीक्षण किया गया है। मनसुख मांडविया की उपस्थिति में तरल नैनो यूरिया का सफल परीक्षण किया गया है ताकि खेती में आने वाली किसी भी दिक्कत, किसी भी समस्या से निपटा जा सके। गुजरात के भावनगर में तरल नैनो यूरिया का ड्रोन से छिड़काव करने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिससे आने वाले दिनों में किसानों को इसका फायदा मिलेगा। इस परीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित रहे और उन्होंने ये सीखने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में हम फसलों पर कैसे छिड़काव किया जा सकता है, कैसे कीटों से बचाव किया जा सकता है अपनी फसलों का। तरल नैनो यूरिया का ड्रोन से यह प्रायोगिक परीक्षण अभी इफ्को द्वारा किया गया, लेकिन आने वाले दिनों में इसको विस्तार दिया जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों में पहुंचेगा। इफ्को नैनो तरल यूरिया विकसित करने वाली कंपनी है और ये कीटों से बचाव फसलों को करेगी और किसानों को भी इसका धीरे धीरे प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने इस प्रायोगिक परीक्षण को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया, जिसमें फसलें सुरक्षित होगी, समय की बचत भी होगी और किसानों का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं इसमें असर डालेगा। भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, यानी कि एक बड़ी उपलब्धि है कृषि के क्षेत्र में। आज न केवल नैनो यूरिया का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है, बल्कि इसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। किसान इसका उपयोग भी कर रहे हैं। जब से इसका उत्पादन शुरू हुआ तब से ही किसान इसे बड़े पैमाने पर अपना भी रहे, लेकिन अब आने वाले दिनों में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव होगा। जून में इसका उत्पादन शुरू हुआ है और तब से अब तक नैनो यूरिया की 50 लाख से अधिक बोतलों का उत्पादन कर लिया गया है। इसके साथ साथ नैनो यूरिया की प्रतिदिन 1 लाख से अधिक बोतलों का उत्पादन किया जा रहा है और उत्पादन क्षमता और बढ़ाई जाएगी जैसे जैसे किसानों में जागरूकता बढ़ेगी और किसान इसका उपयोग करना शुरू करेंगे। उर्वरक और कीटनाशकों के पारंपरिक छिड़काव को लेकर लोगों के मन में कई सवाल और शंकाएं बनी हुई थी। इसको लेकर ये सफल परीक्षण किया गया। छिड़काव करने वाले के स्वास्थ्य को इससे होने वाले संभावित नुकसान के बारे में भी चिंता व्यक्त की जाती थी। पहले जो किसान था यूरिया का छिड़काव हाथ से करता था, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता था, हाथों पर भी दिक्कतें आती थी, लेकिन अब ड्रोन से इसका छिड़काव इन सवालों और समस्याओं का समाधान कर देगा। किसानों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और फसल पर पूरी तरीके से इस कीटनाशक का छिड़काव भी किया जा सकेगा। ड्रोन से कम समय में अधिक से अधिक क्षेत्र में छिड़काव किया जा सकता है, ये एक खास बात है। इससे किसानों की समय भी बचेगी, यानी कि जो लागत है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। इससे किसानों का समय बचेगा, छिड़काव की लागत कम होगी, इससे किसानों को आर्थिक बचत भी होगी। तरल नैनो यूरिया बहुत कम समय में ही पारंपरिक यूरिया के एक प्रभावी विकल्प के रूप में सामने उभरा है और इसका आने वाले दिनों में किसान मुख्य रूप से इसका फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तरल नैनो यूरिया के उपयोग से किसानों को आर्थिक बचत होगी, यानी कि कहीं ना कहीं जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी, लेकिन जो खेती में लागत आती है वो लागत में कमी आएगी, उत्पादकता बढ़ेगी और यूरिया आयात पर भारत की निर्भरता में भी कमी आएगी। ड्रोन के द्वारा तरल नैनो यूरिया का छिड़काव किए जाने से फसलों पर ये अधिक प्रभावी भी होगा, यानी कि फसलों को ज्यादा तरह से सुरक्षित रख सकेगा। और अब बात करते हैं एक नदी के पुनर्जीवन की कि कैसे एक नदी को पुनर्जीवित किया जाता है और जब एक नदी पुनर्जीवित होती है तो उससे आसपास कितना बदलाव आता है। खासतौर से अगर कृषि के क्षेत्र में बात करें तो सिंचाई का रकबा बढ़ता है, किसानों की आमदनी बढ़ती है और कहीं ना कहीं किसानों में आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। पेश है एक खास रिपोर्ट। सिरसा नदी हरियाणा के गोरखपुर खजुरी गांव से शुरू होकर पश्चिम के कई जिलों और फिरोजाबाद के स्थानीय ब्लॉकों से होती हुई इटावा तक जाती है। यह फिरोजाबाद जिले के नारकी, टूंडला, हाथवंत, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मदनपुर ब्लॉक से होकर गुजरती है। लेकिन अब से 1 साल पहले तक इस नदी में पानी नाम मात्र को था और यह अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत थी।
आज इसमें बहता पानी हजारों मजदूरों और ग्रामीणों की मेहनत के साथ साथ प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों के प्रयासों का प्रतिफल है। इस नदी की मैंने खुदाई हमने की थी। इस नदी से बहुत लाभ हुआ है। पशु पक्षी पानी पीते हैं, खेती बाड़ी सही तरीका से रह रही हैगी। ऐसा और क्या नाम है, अयन रख के जहाँ पानी के साधन नहीं है वहाँ अपनी पाइपलाइन से मान लो ऐसा पानी ले जाते हैं खेतियों के लिए। नदी के अपने अस्तित्व में आ जाने से क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। लोगों को हर समय पानी तो मिल ही रहा है, इलाके में वाटर लेवल भी तेजी से ऊपर आ गया है। नदी के आने से सर यहाँ क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। पहले पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, अब नदी में पानी चल रहा है तो लोग खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ रख लिए जगह जगह पे, उनसे सारे पाइपलाइन डाल के सिंचाई करते हैं और वाटर लेवल का भी ऊपर स्तर बढ़ रहा है। फिरोजाबाद के सदर विधायक मनीष असीजा ने शहर में पानी की समस्या को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई थी। उन्होंने पानी की समस्या के निराकरण के लिए सिरसा नदी को अस्तित्व में लाने के खुद ही प्रयास भी शुरू कर दिए थे। 2600 के 26 हमने चेक डैम इसमें साफ कराई। चेक डैम से क्या हुआ कि एक स्पान से लेके बीच के स्पान पर पानी रुके, स्टैग्नेंट रहे, फिर एक वाटर लेवल उसका मेंटेन हो, उसके बाद वो पानी आगे बढ़े। हुआ ये कि जिस समय ये सफाई का दौर चल रहा था और पानी आया तो सबसे बड़ी जो हमको सुखद अनुभूति हुई, अचानक हमने देखा कि धान की रोपाई बहुत बड़ी है। नदी के सूखने के बाद लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया था। जगह जगह सिल्ट और कूड़ा करकट एकत्रित हो जाने के कारण नदी में पानी नहीं पहुंच पा रहा था। इस सब को दूर करने में प्रशासन की अहम भूमिका रही। डीएम चंद्र विजय बताते हैं कि इस नदी को अस्तित्व में लाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला पूरी तरह दिन रात लगा रहा। सिरसा नदी की साफ सफाई और उसे समतल करने में प्रवासी मजदूरों को भी मनरेगा के तहत लगाया गया था। मनरेगा के माध्यम से इन प्रवासियों के साथ साथ और मजदूरों को भी लगाया और सभी लोगों ने मिलके इसमें एक 7 मीटर की डेप्थ हम लोगों ने फाइनल की थी कि नीचे का जो लेवल है वो 7 मीटर हम मिनिमम रखेंगे। और एक बृहत लेवल पे कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें लोगों को रोजगार भी मिला और साथ साथ एक हम लोगों ने एक सोच जो थी कि क्या पता इन नदियों को हम लोग पुनर्जीवित कर सकें, उसकी शुरुआत हुई। फिरोजाबाद के 100 किलोमीटर के इलाके में सिरसा नदी का जीर्णोद्वार पर्यावरणीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। डार्क जोन में आ चुके इस इलाके में आज इस नदी में जलीय जीवन भी अपना वजूद बनाने लगा है। पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी सिरसा नदी में आज जल है और जल से जीवन है। यह मिशन जल शक्ति का ही करिश्मा है कि आज पूरी तरीके से सूख चुकी इस नदी में पानी ही पानी है और इस पानी से जीवन है और जीवन से सृष्टि। कैमरामैन संदीप के साथ ऋषि कुमार, फिरोजाबाद। और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाकर पशुओं के संरक्षण की बात की जाती है। हर वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है ताकि पशुओं का संरक्षण किया जा सके, उनके हक और अधिकारों को लेकर चर्चा हो सके। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इस दिन पशुओं के अधिकारों और उनके कल्याण को सुनिश्चित किया जाता है। पशु से संबंधित विभिन्न कारणों की समीक्षा की जाती है और ये सोच जानवरों के प्रति जो क्रूरता है, पशु अधिकारों के उल्लंघन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता पैदा की जाती है। सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। दुनिया भर में पशु कल्याण मानकों में सुधार करने के उद्देश्य के साथ 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मूल उद्देश्य विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को और मजबूत करना है। प्रत्येक जानवर एक अनोखा संवेदनात्मक प्राणी है और इसलिए वह संवेदना और सामाजिक न्याय पाने का भी योग्य है। विश्व पशु कल्याण दिवस पर जानवरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने पर कई तरीके के समारोहों का आयोजन किया जाता है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों गरीब परिवारों के जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आई है। इस योजना की मदद से उन लाखों गरीब परिवारों का अपने घर का सपना पूरा हुआ है। जिनके पास घर नहीं था वो तिरपाल या छप्पर से काम चलाते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से जनपद कानपुर देहात में 4,500 से अधिक गरीब परिवारों को मिला है अपना पक्का घर। देखिए यूपी के कानपुर देहात से ये ग्राउंड रिपोर्ट। जिनके सर पर कल तक छप्पर की छत थी और बारिश से बचने के लिए महज एक तिरपाल का सहारा था, आज उन परिवारों को मिल गया है अपना पक्का घर और सर पर पक्की छत। ये सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से। यहाँ की जो जनता है बहुत ही गरीब तबके की थी, झोपड़ी में रहते थे जहाँ बिच्छू सांप निकलते थे। आज प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत उनको आवास मिले हैं
बड़े ही खुश हैं। पानी चूता था हमारे घर में, बहुत दिक्कतें थी, बहुत हम लोग परेशान थे और ये योजना में हम बहुत अच्छे खुश हैं और जो है हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बहुत खुश हैं। यूपी के जनपद कानपुर देहात के हजारों परिवारों के जीवन में खुशियां लेकर आई है प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ 4,574 परिवारों को मिला है अपना पक्का घर। हमारा घर कच्चा था, हमारे यहाँ बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। जब से मोदी जी ने हमें ये आवास दिया सरकारी, तब से हमें बहुत सुविधा, हमारे घर में लाइट भी है, हमें सब चीज़ की सुविधा है। हमारे पास मकान नहीं था, चूता था पानी। जब से मोदी सरकार आई है तब से हमें आराम हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना यूपी के जनपद कानपुर में हजारों गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। जो लोग वर्षों से कच्चे मकान में रहने को मजबूर थे, आज उनके पास अपना पक्का घर और सर पर पक्की छत है। और अब मौसम खेती पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। अरुणाचल प्रदेश में अदरक के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अदरक के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें किसान धान की कटाई कर सकते हैं। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। यहीं मटर की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ ब्रोकली की बुआई कर सकते हैं। ब्रोकली के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही फूल गोभी और पत्ता गोभी भी बोएं। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में भी पर्याप्त नमी बनाकर रखें। इसके अलावा किसान उड़द के खेत में निराई करें। इस समय उड़द के खेत से खरपतवार भी निकालें। अरुणाचल प्रदेश में उड़द के खेत में सिंचाई भी करें किसान। असम में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। किसान बैंगन की बुआई कर सकते हैं। यहीं मक्का की बुआई भी कर सकते हैं किसान। मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। अभी धान के खेत में निराई करते रहें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। इसके अलावा मूंग और उड़द के खेत में निराई कर लें। वहीं नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। असम में टमाटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। यहाँ मूली और गाजर की बुआई करते रहें। साथ ही पालक की बुआई भी कर लें किसान। इस समय किसान कद्दू भी बो सकते हैं। इसी तरह मसूर और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। असम में सरसों की बुआई करने के लिए उचित समय है। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।